गुड इवनिंग। आ जाइए हम लोग आज देखते हैं प्रवाल भित्ति कोरल रीफ। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था महासागरीय जलधारा ओशन करंट, और आज हम लोग देखते हैं कोरल रीफ के बारे में। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, ठीक है। प्रवाल भित्ति ये टॉपिक जो है ये भी आपका ओशनोग्राफी का टॉपिक है, और इस टॉपिक का भी इम्पोर्टेंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक है। स्पेशली यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और यूपीएससी पीटी के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बीपीएससी के लिए इस टॉपिक से इक्का दुक्का कभी एक आध क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि एक तो जैसे आपका क्वेश्चन होता है कि कौन सी प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन बनाता है किस ओशन में है, या फिर ये भी क्वेश्चन करता है कि ग्रेट बैरियर रीफ पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के किधर है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे एक इसका जो पार्ट है वो आपका कंसेप्चुअल बेस्ड पार्ट है, और दूसरा कि विश्व की जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, मुख्य प्रवाल भित्तियाँ, ठीक है, जिसका संबंध मैप बेस्ड है। तो यहाँ भी इस टॉपिक का संबंध भी आपका दोनों पार्ट से है, जो कि यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट से है इसका संबंध, ठीक है। इसका एक पार्ट है कंसेप्चुअल पार्ट, प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं, और फिर प्रवाल भित्ति के प्रकार, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है। दूसरा जो यहाँ पे पार्ट है इसका मैप बेस्ड पार्ट है, ठीक है, कि कौन सी प्रवाल भित्ति कहाँ है और कैसी है। जैसे आपको अभी बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कैसी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, नामी है उसका बैरियर रीफ, और उधर प्रवाल भित्ति है, प्लस इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में अन्य क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कोरल रीफ से संबंधित भी दो पार्ट है, और इन दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पहले हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट को देखते हैं, और कंसेप्चुअल पार्ट के बाद फिर हम लोग आएंगे कि प्रवाल भित्ति, कौन सी प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है, जो इसका मैप बेस्ड पार्ट है, ठीक है। तो आ जाइए कंसेप्चुअल पार्ट पे, और इसको पहले हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या देखना है, ठीक है। तो ये भी जीएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रवाल भित्ति का जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसका क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या किन किन पॉइंट्स को, किन किन टॉपिक को इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, जो भूमिका का जो पार्ट है उसमें प्रवाल भित्ति किसे कहा जाता है, ठीक है। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, यानी कि प्रवाल भित्ति की परिभाषा, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर कि प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं, प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं, प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं, और अनुकूलतम दशाओं में जो सबसे पहला पॉइंट है आपका तापमान। तो प्रवाल भित्ति के विकास के लिए जो सबसे अनुकूलतम स्थिति है उसमें पहला तापमान, ठीक है, कि महासागरीय क्षेत्र का तापमान जो है औसत तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है लवणता, सैलिनिटी, और महासागरीय जल की लवणता लगभग 27 से 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के मध्य होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पर आपका जल की स्वच्छता, ठीक है, जल की स्वच्छता। तो जल की स्वच्छता भी यहाँ पर प्रवाल भित्ति के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद फिर हम लोगों को देखना है जल की गहराई, जल की गहराई। तो ये मुख्यतः, ठीक है, और
फिर जो है आपका यहाँ पर लास्ट जो है समुद्री चबूतरा। तो ये जो है मुख्यतः आपका 5 जो फैक्टर हैं ये प्रवाल भित्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोगों को देखना है प्रवाल भित्ति का प्रकार। ये कितने प्रकार हैं प्रवाल भित्ति के, और यहाँ पे प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार हैं। पहला जो है तटीय प्रवाल भित्ति, जिसको फ्रिंगिंग रिफ कहा जाता है, तटीय प्रवाल भित्ति। सेकंड जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रिफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति। और तीसरा जो है यहाँ पर तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रिफ, और तीसरा जो है इसको कहा जाता है एटॉल। एटॉल, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका इसका क्या महत्व है, प्रवाल भित्ति का क्या महत्व है, और इस प्रवाल भित्ति का हमारे लिए 2 महत्व है। इसका आर्थिक महत्व क्या है और इसका पारिस्थितिकीय महत्व क्या है। तो इसका पारिस्थितिकीय महत्व अधिक है, इसका पारिस्थितिकीय महत्व, और दूसरा जो है आपका इसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हम लोगों को देखना है। इसका आपका प्रवाल भित्ति का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका पारिस्थितिकीय महत्व क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इतनी चीजों को हम लोगों को देखना है। अब देखिए प्रवाल भित्ति, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रवाल भित्ति होता क्या है, प्रवाल भित्ति किसे कहा जाता है। तो प्रवाल भित्ति जो है बेसिकली महासागरों में, समुद्र में प्रवाल कीट होते हैं। प्रवाल कीट जो है ये जंतु प्लवक है, ठीक है, जू प्लैंकटन है। और यह जंतु प्लवक जो है जब डेड करता है तो इसके डेड करने से इसका जो डेड सेल है, ठीक है, उसके डेड सेल से, या जो इसका अस्थि पंजर जिसको कहा जाता है, तो जब प्रवाल कीट डेड करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके अस्थि पंजरों के जमा होने के कारण एक भित्ति जो डेवलप होती है, भित्ति का जो निर्माण होता है, उसी भित्ति को कहा जाता है प्रवाल भित्ति। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका विकास हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रवाल कीट है, ठीक है, प्रवाल कीट जो है समुद्र में रहने वाला ये जंतु प्लवक है। और प्रवाल कीट कोरल पॉलिप कहा जाता है इसको। तो कोरल पॉलिप जो है ये प्रवाल कीट, ठीक है, ये जंतु प्लवक है, जू प्लैंकटन है। और ये भूरे हरे शैवाल, जो शैवाल पाए जाते हैं समुद्री क्षेत्रों में, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन ग्रीन एल्गी, भूरे हरे शैवाल जो पादप प्लवक है, ठीक है, इसके साथ यह सहजीवी के रूप में रहता है। तो प्रवाल कीट जो है ये भूरे हरे शैवाल के साथ, जिसको हम लोग जुओजेंथेनी कहा जाता है, ब्राउन ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको जुओजेंथेनी कहा जाता है। तो कोरल पॉलिप जो है, कोरल पॉलिप, और कोरल पॉलिप जो है ये जुओजेंथेनी, तो ये जुओजेंथेनी के साथ सहजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। यही जुओजेंथेनी जो है ये, इसी को कहा जाता है ब्राउन ग्रीन एल्गी, ब्राउन ग्रीन एल्गी। तो ये ब्राउन ग्रीन एल्गी जो है यही जुओजेंथेनी है। बेसिकली ये
पादक प्लवक है, और इस पादक, ये जंतु प्लवक है, जूप्लैंक्टन है, और ये जो है पादप प्लवक है। और ये दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं। अब यहाँ पर जो ज़ूओजेंथेनी है या जो ब्राउन ग्रीन एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन तैयार करता है, और इसी के ऊपर ये प्रवाल कीट निर्भर होता है। जो प्रवाल कीट को भोजन की प्राप्ति होती है, भोजन और उष्मा की जो प्राप्ति होती है, भोजन और पोषक तत्वों की जो प्राप्ति होती है, तो बेसिकली यहाँ पर भोजन की जो प्राप्ति होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, पादक प्लवक जो है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार करता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो इसको भोजन मिलता है, और इसी पे ये प्रवाल कीट जो है निर्भर करता है। और जो प्रवाल भित्ति है, ठीक है, यानी कि जो प्रवाल कीटों के डेड होने से जो उनके अस्थि पंजरों से जो निर्मित भित्ति है, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं, उस प्रवाल भित्ति से इस ज़ूओजेंथेनी या ब्राउन ग्रीन एल्गी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्राउन ग्रीन एल्गी को जो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बना रहा है, और साथ में इसको प्रवाल भित्ति के द्वारा हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी प्रवाल कीट, जब ये प्रवाल कीट किस पे निर्भर कर रहा है, पादप प्लवक पे, ब्राउन ग्रीन एल्गी पे, और इसी ब्राउन ग्रीन एल्गी के द्वारा इसको भोजन की प्राप्ति हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये प्रवाल कीट जो है डेड करता है, और डेड करने के कारण इसका जो अस्थि पंजर है ये जमा होते जाता है, और इसके जमा होने से लगातार इसके जमा होने के कारण, चूंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, तो लगातार इसके जमा होने के कारण एक जो भित्ति डेवलप होती है उसी को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों से निर्मित भित्ति को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसका विकास कैसे हो रहा है? इसका विकास जो है, चूंकि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रवाल कीट जो है ये जंतु प्लवक है, कोरल पॉलिप है, और कोरल पॉलिप जो है ये जंतु प्लवक है, जूप्लैंक्टन है, और यहाँ पे ब्राउन ग्रीन एल्गी जो है ये पादप प्लवक है, और दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे से ये जब ब्राउन ग्रीन एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन तैयार करता है, जिससे भोजन की प्राप्ति प्रवाल कीट को होती है, और इस ब्राउन ग्रीन एल्गी को जो पोषक तत्व की प्राप्ति होती है वो प्रवाल भित्ति के द्वारा होती है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से सहजीवी के रूप में रहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इस प्रवाल कीटों के अस्थि पंजरों से निर्मित भित्ति को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। समुद्र में रहने वाले जीवों में इनकी प्रजातीय विविधता सबसे अधिक होती है, यानी कि जो पॉलिप है, इस कोरल पॉलिप का जो प्रजातीय विविधता यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है, ये बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसी कारण से इनको समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल कीटों को या प्रवाल भित्तियों को इनको समुद्री वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, यानी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण ये घटक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जो प्रवाल कीट हैं इनकी बायोडायवर्सिटी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में या समुद्र में इनकी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे इनकी जो प्रजातीय विविधता है बेसिकली सबसे ज़्यादा है, और इसी कारण से इनको समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रवाल कीटों के विकास के लिए जो अनुकूलतम स्थिति है, तो प्रवाल कीटों के विकास के लिए जो अनुकूलतम स्थिति है उसमें जो पहला कंडीशन है तापमान। और तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि तापमान जो यहाँ औसत तापमान जो होना चाहिए समुद्री क्षेत्र का, वह 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी कि प्रवाल कीटों का विकास जो है, अब देखिए यहाँ बेसिकली प्रवाल भित्ति का विकास का मतलब किससे है? प्रवाल कीटों के विकास से, क्योंकि जब प्रवाल कीटों का विकास होगा तभी प्रवाल कीट जैसे जैसे डेड करेंगे और नए प्रवाल कीटों का विकास होगा। तो प्रवाल कीट डेड करेंगे तो उनके अस्थि पंजर से जिस भित्ति का निर्माण होगा उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसीलिए हमने लिखाया है कि प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं।
लेकिन वास्तव में प्रवाल भित्ति का विकास नहीं हो रहा है, विकास प्रवाल कीट का हो रहा है। तो प्रवाल कीटों के विकास के लिए भी वही अनुकूलतम स्थिति है, क्योंकि प्रवाल कीट जब विकसित होगा तभी प्रवाल भित्ति का विकास होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए दोनों एक ही बात होगा कि प्रवाल कीटों के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति या प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूलतम स्थिति। तो यहाँ पर प्रवाल कीटों के विकास के लिए या प्रवाल भित्ति के विकास के लिए जो तापमान होता है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रवाल कीटों का विकास जो है अत्यंत ठंडे जल में या अत्यंत उष्ण जल, अत्यंत गर्म जल में नहीं होता है, ठीक है। इनके विकास के लिए जल का तापमान लगभग 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए और इसीलिए इनका विकास जो है उष्णकटिबंधीय महासागर में होता है। प्रवाल कीटों का विकास जो है सामान्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर हम देखें कि उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग एवं महाद्वीप के पश्चिमी भाग, ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागर का ही पूर्वी भाग या हम कहें कि महासागर का पूर्वी भाग या महाद्वीप का पश्चिमी भाग, तो आपको बताए हैं महासागरीय जलधारा आप लोग पढ़ चुके हैं और आपको बताए थे कि उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। तो ठंडी जलधाराओं के प्रभाव होने के कारण एक ही अक्षांशीय क्षेत्र में यानी कि महासागर के पूर्वी भाग में प्रवाल कीटों के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, प्रवाल कीटों के विकास के लिए लगभग 20 से 22 डिग्री औसत तापमान होना चाहिए। यहाँ तापमान किसका? स्थलीय भाग की नहीं, समुद्री भाग की, यानी कि समुद्री जल का औसत तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसी तापमान में इस प्रवाल कीटों का विकास होता है। यदि तापमान जलीय सतह का तापमान यदि इससे अधिक होगा, उस स्थिति में भी प्रवाल कीटों के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रवाल कीटों का विकास नहीं हो पाता है, प्रवाल कीट डेड करने लगते हैं। वहीं अगर अत्यंत ठंडा जल है, इससे कम तापमान है, ठीक है, तो उस महासागरीय भाग में भी प्रवाल कीटों का विकास संभव नहीं हो पाता है। तो सामान्यतः जो ये 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान जो है ये सामान्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने के कारण ही प्रवाल कीटों का विकास उष्णकटिबंधीय महासागर में होता है। अब उष्णकटिबंधीय महासागर के ही पूर्वी भाग जो है, पूर्वी और पश्चिमी भाग की हम बात करें तो आपको बताए थे कि उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी महासागर के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग का तापमान अधिक होता है। क्यों? आप लोग क्लास किए थे, बताया था हमने, टेम्परेचर का जो क्लास था, ठीक है, उसमें हमने डिटेल में बताया था। इसके बाद ये भी हमने बताया था ओशन करंट में कि महासागरीय उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराओं का भी प्रभाव होता है। तो उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में एक तरफ ठंडी जलधारा का प्रभाव है। अगर हम तापमान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में तापमान कम होता है, पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पवन का प्रवाह, आपको ध्यान होगा, अपतट पवन और अनुतट पवन। तो यहाँ पर महासागर के पूर्वी भाग में, उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में तापमान पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम होता है। दूसरा, ठंडी जलधाराएं चलती हैं पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग का तापमान पश्चिमी भाग से कम होने के कारण पूर्वी भाग में प्रवाल कीटों के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए उष्णकटिबंधीय महासागर में भी, उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हुआ है। क्लियर हुआ? तो उष्णकटिबंधीय महासागर के पूर्वी भाग में प्रवाल भित्तियां विकसित नहीं हुई हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो आपको प्रवाल भित्ति दिखेगी वो उष्णकटिबंधीय महासागर के पश्चिमी भाग में, ठीक है। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप का पूर्वी भाग होगा, ठीक है, यानी कि अगर महासागर का पूर्वी भाग है तो महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा। तो महासागर के पूर्वी भाग या महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर, महासागरीय जल की लवणता। तो यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए लगभग 27 से 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के मध्य लवणता, महासागरीय जल की लवणता होनी चाहिए, ठीक है। इससे अधिक लवणता होने पर
या इससे कम लवणता होने पर, यानी कि इससे अधिक खारा जल या इससे अधिक मीठा जल होने पर, दोनों ही स्थितियों में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि नदियों के मुहानों के पास जहां स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है वहां पर प्रवाल कीटों के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो चूंकि लवणता जो है इसी से पोषक तत्व की प्राप्ति उनको हो रही है, भोजन। ठीक है, तो पोषक तत्वों की प्राप्ति जो हो रही है वो ओशन सैलिनिटी, तो ओशन सैलिनिटी जो है महासागरीय लवणता जो है, इस महासागरीय लवणता के अधिक होने पर या कम होने पर, यानी हम कह सकते हैं कि अधिक खारे जल और अधिक मीठे जल, दोनों ही स्थितियों में इस प्रवाल भित्ति का विकास नहीं हो पाता है। इसके विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं और यही कारण है कि जो नदी का मुहाना है, जहां पर नदियां समुद्र में आकर के मिलती हैं, वहां पर स्वच्छ जल की आपूर्ति से महासागरीय लवणता में कमी आती है। इसी कारण से नदियों के मुहानों के पास प्रवाल भित्तियों का विकास या प्रवाल कीटों के विकास के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गया। तीसरा जो है आपका जल की स्वच्छता। ठीक है, देखिए जल की स्वच्छता और लवणता का संबंध एक ही तरह से है। जल की स्वच्छता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब लवणता कम होगी तो जल की स्वच्छता अधिक होगी। ठीक है, लवणता अधिक होगी तो जल की स्वच्छता कम हो जाएगी। तो अगर इनका विकास जो है अधिक, क्योंकि स्वच्छ जल में पोषक तत्वों का अभाव होता है और स्वच्छ जल में पोषक तत्वों के अभाव के कारण प्रवाल कीटों का विकास नहीं हो पाता है, जबकि वहीं अवसाद युक्त प्रदूषित जल होने के कारण, यानी कि जब जल में अवसाद की मात्रा अधिक होगी, प्रदूषित जल होगा, तो इन अवसादों का प्रवाल कीटों के मुख में जमाव हो जाता है और प्रवाल कीटों के मुख में जमाव के कारण इनकी मृत्यु होने लगती है, जिसके कारण प्रवाल कीटों का विकास हतोत्साहित होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रवाल कीटों का विकास अधिक स्वच्छ जल या प्रदूषित जल दोनों में नहीं होता है। तो अधिक स्वच्छ जल होगा तो उसमें पोषक तत्वों के अभाव के कारण इनकी मृत्यु होने लगती है, इनका विकास नहीं हो पाता है। वहीं यदि अवसाद युक्त जल है, प्रदूषित जल है, तो अवसाद युक्त या प्रदूषित जल होने के कारण प्रदूषकों या अवसाद का इनके मुख में जमाव के कारण इनकी मृत्यु होने लगती है, जिसके कारण इनका विकास नहीं होता है। ठीक है, यही कारण है कि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र में नदी जो है सेडिमेंट को जमा करती है, तो अवसाद युक्त जल होने के कारण डेल्टाई क्षेत्रों में इनका विकास नहीं होता है। तो इनके लिए स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए, अत्यंत स्वच्छ जल भी आवश्यक नहीं है और गंदा जल भी आवश्यक नहीं है, यानी कि उस जल में प्रदूषकों की मात्रा भी क्या हो, अधिक ना हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है आपका जल की गहराई। जल की गहराई, और ये जो है लगभग 30 फैदम 30 फैदम की गहराई तक ये विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका विकास जो होता है 30 फैदम की गहराई तक होता है और एक फैदम में कितना फीट होता है, 6 फीट 6 फीट होता है, यानी कि आप जोड़ लीजिए कितना, 180 फीट। तो लगभग इनका विकास जो होता है महासागरीय सतह से लगभग 30 फैदम की गहराई तक होता है। ऐसा इसलिए कि जल के सतह से जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, तापमान, लवणता और पोषक तत्व और सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आने लगती है। तो जैसे जैसे आप सतह से अंदर की ओर जाएंगे तो एक तरफ तापमान में कमी आती है, लवणता में कमी आती है, पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आने लगती है और साथ में जो सोलर एनर्जी जो मिल रही है, ठीक है, सौर ऊर्जा की मात्रा, इनमें भी कमी आती है। तो इन चारों में कमी के कारण, यानी कि जैसे जैसे हम सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो सतह से अंदर की ओर जाने पर एक तरफ तापमान में कमी आती है, लवणता में कमी आती है, लवणता में कमी के साथ साथ यहाँ पर लवणता में कमी, पोषक तत्वों की मात्रा में कमी, पोषक तत्वों की मात्रा में कमी आती है, साथ में सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, जो सौर किरण प्राप्त हो रही है, सौर ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है उसमें भी कमी आती है
और जब इसमें कमी आएगी, इन सभी में कमी आएगी, तो फोटोसिंथेसिस का दर प्रभावित होगा, जिसके कारण प्रवाल कीट के विकास के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इनका विकास लगभग 30 फैदम की गहराई तक छिछले जलीय भाग में होता है। ठीक है, प्रवाल कीटों का विकास जलमग्न स्थलीय सतह पर छिछले जलीय भाग में पहले जल के सतह की ओर, ठीक है, यानी कि पहले जल की सतह की ओर और फिर खुले महासागर में। बताते हैं क्या है ये। जैसे मान लेते हैं ये तट है, ठीक है, तो प्रवाल ये आपका, तो प्रवाल कीट का जो विकास होगा वो पहले, अगर मान लेते हैं ये 30 फैदम है, ये 30 फैदम की गहराई है, मान लेते हैं ये 30 फैदम है, तो 30 फैदम की गहराई है, तो पहले प्रवाल कीट का विकास जो है सतह से, ठीक है, इस महासागरीय सतह की ओर होगा, यानी कि इस अंदर से सतह की ओर होना शुरू होता है। ठीक है, और सतह की ओर होगा, फिर अब चूंकि ये जलीय सतह से बाहर तो होगा नहीं, तो अब तट से दूर होगा। ये तट है, ठीक है, ये जो है आपका स्थलीय भाग है, तट है, तो अब जो है इसका विकास तट से दूर होना शुरू होगा, इस तरह से इसका विकास होना शुरू होगा। ठीक है, तो पहले जो है इसका विकास, पहले इसका विकास जो है तट की, यानी कि जलीय सतह की ओर होता है, ठीक है, और फिर जो है बाद में इसका विकास किधर होता है, तट से दूर होता है। तो यहाँ पर इसकी, चूंकि इसका विकास जो हो रहा है किसी भी महासागर, किसी भी स्थल खंड के छिछले जलीय भाग में पहले जलीय सतह की ओर होता है, ठीक है, अंदर से सतह की ओर होगा, सतह का मतलब यहाँ है समुद्र तल, तो सतह की ओर होगा और बाद में फिर तट से दूर होता है। क्लियर हो गया। और इसके विकास के लिए, ठीक है, प्रवाल कीटों के विकास या प्रवाल भित्ति के विकास के लिए एक समुद्री चबूतरा का होना आवश्यक होता है। जहां पर समुद्री चबूतरा का सेंस, यहाँ पर संदर्भ यही है कि तट जो है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, या ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर प्रवाल भित्ति का, प्रवाल कीटों का विकास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो समुद्री चबूतरा, जो कैल्शियम का समुद्री चबूतरा जो होता है सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, या तट से संलग्न जो जलीय भाग है उन क्षेत्रों में इसका विकास होता है जो उसको बेस दे। बेसिकली यहाँ पर समुद्री चबूतरा का सेंस है कि जहाँ पर बेस मिले और उसी बेस पे उस प्रवाल कीट विकसित होंगे, और प्रवाल कीट का जब विकास होगा और उनकी मृत्यु होगी तो उनके अस्थि पंजरों के जमाव के कारण वहां पे भित्ति विकसित होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्री चबूतरा का भी होना आवश्यक है। तो ये सभी, इन सभी दशाओं के अनुकूल होने पर भी इन प्रवाल कीटों का विकास संभव होता है। ठीक है, तो इनके लिए सभी दशाओं का होना, जो पांचों दशाएं हमने बताया, उन पांचों दशाओं का होना आवश्यक है, और इन पांचों दशाओं के अनुकूल होने पर ही इस प्रवाल भित्ति का विकास संभव होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार। ठीक है, प्रवाल भित्ति के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो प्रवाल भित्ति के प्रकार की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, आ जाइए प्रवाल भित्ति के प्रकार पर। तो यहाँ पर जो प्रकार है, 3 तरह के प्रवाल भित्तियां हैं। पहली जो प्रवाल भित्ति है आपकी तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी जो है आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति, और तीसरी जो प्रवाल भित्ति है आपकी एटॉल, जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है, तीनों में क्या डिफरेंसेज हैं, ठीक है, और इनका विकास कैसे होता है। तो पहली जो प्रवाल भित्ति है आपका फ्रिंगिंग रिफ, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका अब हम लोग देखते हैं प्रकार, प्रवाल भित्तियों का प्रकार। और यहाँ पे 3 तरह की प्रवाल भित्तियां हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिंगिंग रिफ। ठीक है, फ्रिंगिंग रिफ। चलिए कैपिटल में लिखते हैं, आप लोगों को दिखने में आसानी होगी। फ्रिंगिंग रिफ। ठीक है, दूसरा जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक है, और अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है ये है बैरियर रिफ।
बैरियर रीफ, तीसरा जो है आपका एटॉल, या इसी को मुद्रिका भी कहा जाता है, एटॉल। ठीक है, तो एटॉल। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों क्या है, तीनों का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो है आपका तटीय प्रवाल भित्ति, फिगर बना रहे हैं, आप लोग भी फिगर बनाइएगा। मान लेते हैं एक ये महाद्वीप है, ठीक है, ये जलीय सतह है, ये ओशन है, इधर भी मान लीजिए ये जल है। तो सबसे पहले तट से संलग्न छिछले जलीय भाग में तट के समानांतर प्रवाल भित्ति का विकास होता है और उसी को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। समझते हैं कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि प्रवाल भित्ति का विकास महासागर में जो समुद्री चबूतरा है या समुद्र के का जो आंतरिक भाग है, इस भाग से किधर होता है, समुद्र के सतह की ओर होता है। तो तट से संलग्न छिछले जलीय भाग में तट के समानांतर जो प्रवाल भित्ति होती है, विकसित होती है, इसी को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो ये प्रवाल भित्ति कहाँ विकसित हो रही है? विकसित होने का तरीका वही है कि ये प्रवाल भित्ति समुद्र से किधर विकसित होगी, सतह की ओर, समुद्र के सतह की ओर, आंतरिक भाग से समुद्री सतह की ओर विकसित होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका विकास होता है, ये समुद्र के सतह की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर विकसित होती है और इसका विकास जो है तट के समानांतर होता है। तो तट आपका छिछले जलीय भाग में या जलमग्न स्थलखंड के छिछले जलीय भाग में तट से संलग्न प्रवाल कीटों के विकास से निर्मित प्रवाल भित्ति को ही तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ठीक है, जिसका स्थलमुखी ढाल मंद और समुद्रवर्ती ढाल तीव्र होता है। यानी कि जो इसके स्थल की ओर का ढाल होगा वो मंद होगा और जो समुद्र की ओर का ढाल होगा ये अपेक्षाकृत तीव्र होता है। क्लियर हुआ? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिनको लिखना होगा आप लोग लिख लीजिएगा। जलमग्न स्थलखंड के छिछले जलीय भाग में तट से संलग्न प्रवाल कीटों के विकास से निर्मित प्रवाल भित्ति को ही तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जिसका स्थलमुखी ढाल मंद और समुद्रवर्ती ढाल तीव्र होता है। ठीक है, अब देखिए होता यह है कि मान लीजिए किसी कारण से अब यहाँ पर या तो स्थलखंड का जो है धसाव हुआ, या यानी कि स्थलखंड का यहाँ पर अवतलन हुआ, या समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो गई। तो स्थलखंड का यदि अवतलन होगा या समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी तो ये स्थलखंड क्या होगा, ये जो भाग है ये या तो डूब जाएगा या अभी डूबा नहीं, मान लीजिए ऊपर ही है। तो इसका अगर समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, सपोज करिए, तो समुद्र जल स्तर में जब वृद्धि होगी तो ये प्रवाल भित्ति नीचे चला जाएगा। समुद्र जल स्तर में या तो वृद्धि हो गई या स्थलखंड धंस गया, अवतलन हुआ स्थलखंड का। तो ऐसी स्थिति में यह प्रवाल भित्ति अंदर की ओर जाएगी। अब क्या होगा कि जो प्रवाल कीट हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इनका विकास 30 दम की गहराई तक ही होता है। तो अब ये अधिक गहराई में विकसित नहीं होंगे, ये किधर आ जाएंगे, ऊपर की ओर। तो अब इनका विकास जो होगा अब तट के समानांतर, तो ये पहले से विकसित हो गया है, तो अब जो है ये इसका विकास तट से दूर खुले महासागर में होगा। ठीक है, इस तरह से अब ये विकसित होगा। तो इस तरह से जब ये विकसित होगा तो इसी को कहा जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ क्यों? क्योंकि आप इधर से आएंगे तट की ओर या कोई जलयान इधर आएगा, इधर गहराई अधिक है। अब देखिए यहाँ पे गहराई क्या हो गया, कम हो गया। इमेजिन आप करिए यहाँ गहराई क्या हुआ, कम हुआ। तो जब यहाँ गहराई कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में या इधर से कोई जलयान इधर आएगा तो उसके लिए क्या करेगा, ये अवरोध उत्पन्न करेगा। इसी को कहा जाता है अवरोधक प्रवाल भित्ति। तो किसी भी क्षेत्र में पहले तटीय प्रवाल भित्ति विकसित होती है और तटीय प्रवाल भित्ति के विकास के बाद जब स्थलखंड का धसाव होता है, अवतलन होता है या समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, तब तट से दूर खुले महासागर की ओर प्रवाल भित्ति का विकास होता है, जिसके कारण यह तटीय प्रवाल भित्ति
अवरोधक प्रवाल भित्ति के रूप में विकसित हो जाती है। यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति का विकास जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति के रूप में होता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से तटीय प्रवाल भित्ति अवरोधक प्रवाल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो स्थल खंड के अवतलन या समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण प्रवाल कीट अधिक गहराई में डूबकर मरने लगते हैं। तब वे पुनः पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए पहले जल की सतह की ओर और फिर तट से दूर समुद्र में बाहर की ओर यानी खुले महासागर की ओर विकसित होने लगते हैं, जिससे तटीय प्रवाल भित्ति अवरोधक प्रवाल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ये जो जो प्रवाल भित्ति है, इस प्रवाल भित्ति के बीच में यहां पर झील दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहां झील जो है इसी को यहां लैगून कहा जाता है, इसको लैगून कहते हैं। ये अवरोधक प्रवाल भित्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तटीय प्रवाल भित्ति में लैगून विकसित नहीं होता है, लैगून नहीं पाया जाता है, जबकि अवरोधक प्रवाल भित्ति में लैगून का विकास होता है। तटीय प्रवाल भित्ति में यदि अपरदन के कारण इस तरह का कोई झील निर्मित भी होता है तो छोटा होता है, उसको बोट चैनल कहा जाता है, जहां पर आकर के बोट जो है लगती हैं, नौकाएं लगती हैं, उसको देखने में भी नौके के शेप का होता है, उसको बोट चैनल कहा जाता है। तो यहाँ पर तटीय प्रवाल भित्ति में लैगून का विकास नहीं होता है, लैगून जैसी जो आकृति होती है उसको बोट चैनल कहा जाता है। जबकि इस प्रवाल भित्ति में यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति में लैगून का विकास होता है, इसमें लैगून पाए जाते हैं। तो तटीय प्रवाल भित्ति ही समय के साथ अवरोधक प्रवाल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब मान लीजिए पुनः स्थल खंड का क्या हुआ, अवतलन हुआ और या समुद्र जल स्तर में पुनः वृद्धि हो गई, जिसके कारण पूरा जो द्वीप है, ठीक है, पूरा जो स्थल खंड है, ये स्थल खंड क्या हो गया, डूब गया। अब ऐसी स्थिति में जब अधिक गहराई में प्रवाल कीट जाएंगे तो पुनः मरना शुरू होंगे और फिर ये ऊपर की ओर विकसित होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, इस फिगर को मैं दूसरे फिगर को यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका अवरोधक प्रवाल भित्ति का फिगर है। मैं दूसरा एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ छोटा सा, जिसको कि आप अब जिसमें आप समझ पाएंगे लैगून का विकास कैसे हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पूरा स्थल खंड जो है डूब गया, और जब स्थल खंड पूरा जलमग्न हो गया, यानी कि या तो जलमग्न होने का कारण क्या हो सकता है, या तो स्थल खंड का अवतलन हो गया हो या समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो गई हो। और ऐसी स्थिति में जब पूरा द्वीप डूब जाता है, डूब गया, तो इसके डूबने के कारण, इस स्थल खंड के डूबने के कारण यहाँ पर पहले जो प्रवाल भित्ति विकसित हुई थी, अवरोधक प्रवाल भित्ति, अब ये प्रवाल भित्ति पुनः विकसित होगी, यानी प्रवाल के ऊपर की ओर विकसित होंगे और इस तरह से पूरे द्वीप के चारों ओर जो है प्रवाल भित्ति का विकास होने लगता है। तो द्वीप के चारों ओर जो प्रवाल भित्ति विकसित होती है, इसी को कहा जाता है एटॉल। ठीक है, तो पूरे इस द्वीप के चारों ओर जो है प्रवाल भित्ति विकसित हो जाती है और द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्ति के विकसित होने के कारण ये जो स्थलाकृति दिख रही है आपको, इस तरह की ये स्थलाकृति दिखेगी। ठीक है, यानी कि द्वीप के चारों ओर जो है प्रवाल भित्ति का विकास हो जाता है। तो यही अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है एटॉल के रूप में परिवर्तित होता है, इसी को एटॉल कहा जाता है। ये देखने में मुद्रिका जो रिंग होता है, रिंग के शेप का दिखता है। ठीक है, क्योंकि 2D फिगर है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये 3D फिगर होता तो आपको रिंग की तरह दिखता है। तो पूरे द्वीप के ये चारों तरफ जो है प्रवाल भित्ति विकसित हो जाती है। तो द्वीप के चारों ओर जब प्रवाल भित्ति विकसित होती है, इसी प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है और इसमें भी लैगून बनता है। ठीक है, यहाँ भी लैगून का विकास होता है। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति ही तटीय प्रवाल भित्ति अवरोधक प्रवाल भित्ति का विकास ही क्या होता है, एटॉल के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ द्वीप का विस्तार जो है, द्वीप की आकृति और उसका विस्तार जो है वो एटॉल के शेप को निर्धारित करता है, एटॉल की आकृति और उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति का विकास जो है, ठीक है, जो प्रवाल भित्ति का प्रकार आप देख रहे हैं,
यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति का ही रूपांतरण किसमें हो रहा है, एटॉल में हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रवाल भित्ति का विकास जो है ये एक क्रमिक अवस्था में होता है, यानी कि तटीय प्रवाल भित्ति ही समय के साथ क्रमिक रूप से अवरोधक प्रवाल भित्ति और पुनः फिर अवरोधक प्रवाल भित्ति एटॉल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये था आपका तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल का, ठीक है। एटॉल क्या है, इसका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका था प्रवाल भित्ति के प्रकार। अब जो है हम लोगों को देखना है प्रवाल भित्ति का क्या महत्व है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग एक बार पढ़िएगा, पूरा करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रवाल भित्ति का क्या महत्व है और इसका जो मैप बेस्ड पार्ट है उसको हम लोग करेंगे कि किस प्रवाल भित्ति का विकास कहाँ हुआ है और उसका क्या महत्व है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो मैप बेस्ड पार्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको कराऊंगा, जिसमें प्रवाल भित्ति का क्या महत्व है। एक बार आप लोग भी सोचिएगा कि क्या इसका आर्थिक महत्व है और क्या इसका पारिस्थितिकीय महत्व है, ठीक है। दोनों आप लोग भी अपने लेवल पे देखिएगा, एक बार सोचिएगा कि क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रवाल भित्ति के महत्व पे चर्चा करेंगे, जिसमें उसके पारिस्थितिकीय महत्व और उसके आर्थिक महत्व की बात करेंगे। और फिर हम लोग जो इसका मैप बेस्ड पार्ट है उसके मैप बेस्ड पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, जो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। और आप लोग वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है वीडियो को, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग।